हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th जीव विज्ञान संपूर्ण 1 से 5 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा विस्तृत प्रश्न लेकर के आए हैं। महामैराथन 1 से 5 चैप्टर तक आपको कंप्लीट कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके इसमें रखे हैं। जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? अति लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत प्रश्न इस लेसन में कराएंगे। 1 से 5 तक आपका महामैराथन रहेगा, दोनों आपका चैप्टर कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं। विषय है जीव विज्ञान, लेसन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, लेसन वाइज रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न में? पहला कह रहा है युक्त कोशी दशा क्या है? युक्त कोशी दशा क्या है? तो देखते हैं युक्त कोशी दशा क्या है। उत्तर देखते हैं। इसमें केवल पराग कोश की आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें केवल क्या जुड़े रहते हैं? पराग कोश जुड़े रहते हैं। आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। पराग कोश आपस में जुड़े रहते हैं तथा पूतंत्र स्वतंत्र रहते हैं। जैसे गेंद में, गेंद का जो फूल होता है उसमें क्या रहते हैं? युक्त कोशी दशा स्वतंत्र क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया अति लघुत्तरीय का। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण किस प्रकार होता है? तो आंसर क्या होगा? द्वितीय केंद्र टूयन तथा नर केंद्र के संलयन से भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 3n होती है। कहने का इसका मतलब यह है कि जो भ्रूण कोश होता है उसमें जो द्वितीयक केंद्रक होता है वह 2n होता है तथा जो उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 3n होती है। यह आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? टेपिटम कहाँ स्थित है? इसका क्या कार्य है? टेपिटम कहाँ स्थित है? इसका क्या कार्य है? इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत है। क्या है? सबसे आंतरिक परत है क्या? टेपिटम। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देता है। किसको? पराग कणों को क्या देता है? पोषण देता है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है उसी में? टेपिटम कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं। समानता एक से अधिक केंद्रकों से क्या होती हैं? युक्त होती है। कहने का इसका यह मतलब है कि जो जीव द्रव्य हैं वो क्या होती हैं? जीव द्रव्य कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती है। कौन? टेपिटम। ये आपका इसका आंसर, तीसरे का आंसर हो गया। ये मैं आपसे कह रहा हूं टॉपिक वाइज में लघुत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कराएंगे। महामैराथन है 1 से 5 चैप्टर तक। अगला क्वेश्चन क्या है स्टार्ट कर देखते हैं। नेक्स्ट वाला त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लिय आई का नाम क्या है? न्यूक्लिय आई का नाम बताना है। तो क्या है? पराग नलिका से मुक्त दोनों नर, आंसर इसका है पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है। मतलब उससे क्या होता है? मिलता है। कहने का इसका मतलब है कि एक मादा संयोजन से मिलता है। फिर दूसरा जो नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करता है और द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है और 3 केंद्रकों का यह संलयन क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। कहने का इसका मतलब यह है कि जो एक मादा होता केंद्रक वह संयोजन करता है, मतलब मिलता है जब 3 केंद्रकों का यह संलयन होता है। एक केंद्रक यहाँ है, एक केंद्रक यहाँ और एक केंद्रक यहाँ।
तीनों केंद्रकों का जब एक मिलन होता है तो वही किसका निर्माण करता है? त्रिसंलयन का निर्माण करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, लेसन अभी चल रहा है आपका। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष की तुलना कीजिए। किसकी? भ्रूणकोश और तथा भ्रूणपोष की तुलना कीजिए। तो पहले क्या आपको देखते हैं? भ्रूणकोश। पहले भ्रूणकोश की पहले बताते हैं, फिर भ्रूणपोष का बताते हैं। पहले भ्रूणकोश का देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट वाइज बता देंगे। देखिए पॉइंट वाइज, सभी आवृत्ता बीजों के बीजांड में अवश्य होता है। कहने का इसका मतलब यह है कि जो सभी आवृत्तीय बीज ये पौधे होते हैं बीजांड में अवश्य होते हैं। दूसरा क्या है, यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। किसको? मादा जनन को क्या देने की संरचना है? आश्रय, मतलब उसको शरण देने की संरचना है। यह आपका हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, यह प्रायः केवल 8 केंद्रक को तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव आगुणित संरचना होती है। कौन सी? आगुणित संरचना। क्या? 8 केंद्रकों का, 8 केंद्रकों का क्या होती है? आगुणित संरचना होती है। ये आपका 3 पॉइंट हो गए किसके? भ्रूणकोश के। नेक्स्ट आपका क्या चलते हैं? भ्रूणपोष। नेक्स्ट आपका क्या है? भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। चलिए देखते हैं, इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं। 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, यह बनता अवश्य है किंतु द्विबीजपत्रियों में प्रायः बढ़ाते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में नहीं होता है। क्या? भ्रूणपोष। दूसरा पॉइंट कह रहा है, यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय अथवा अंकुरण के समय पोषण प्राप्त करता है। क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, यह अनगिनत केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित अथवा बहुगुणित होता है। तीसरा पॉइंट क्या था भ्रूणपोष का? क्या है? यह अनगिनत केंद्रकों वाली क्या है? संरचना होती है जो प्रायः त्रिगुणित अथवा बहुगुणित होती है। ये क्या हो गया? भ्रूणपोष। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर दोनों हो गए। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते देखते हैं अगला क्या है इसका विस्तृत प्रश्न। विस्तृत प्रश्न में क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन बोला है पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। क्या? पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानि बताना है। पहला क्या है? पर परागण से पहले क्या बताते हैं? लाभ। निम्नलिखित लाभ क्या है? तो लाभ के बारे में पहले देखते हैं। पहला पॉइंट वाइज बताएंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पर परागण से अनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताओं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। किससे? पर परागण के अनुवांशिक से। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट, पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती है। किसमें? पर परागण में। कहने का इसका यह मतलब है कि पौधों में क्या होती है? नई जातियां उत्पन्न होती है। जैसे एक पौधा आपने बैठा दिया, मान लीजिए एक पौधा आपने बैठा दिया, इसमें देखते हैं एक दूसरा पौधा निकलता है, मतलब एक पौधे से दूसरी पौधे नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होता है? पर परागण होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पर परागण द्वारा रोग अवरोध नई जातियां तैयार की जाती हैं। किससे? वही पॉइंट है कि पर परागण से जो रोग अवरोध नई जातियां तैयार की जाती हैं। अगला क्या है? लास्ट पॉइंट चौथा क्या कर रहा है? इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी बड़े भारी स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं। कौन सा? क्या? पर परागण में। मतलब पर परागण से लाभ और हानि हमने आपको पहले नंबर क्या बता दिया? लाभ। अगला आपका नेक्स्ट क्या है? चलते हैं हानि की तरफ। किससे? पर परागण से हानियां भी तो होती हैं। अगर आपको लाभ हो रहा है तो हानि भी होगा। तो अगला पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हानि में पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है। कहने का इसका यह मतलब है कि इसकी कोई निश्चित नहीं होती है मान, यह
होता चला जाता है, इसकी कोई अनिश्चित है, मतलब होगा और बढ़ता भी जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पे नहीं और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसका कहने का मतलब यही है कि पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। कहने का इसका यह मतलब है कि जो एक पुष्प है दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना। कहने का मतलब यह है कि एक पुष्प यहाँ है, एक पुष्प यहाँ है, तो यह एक दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। कौन, पर परागण। ये इनकी हानियां हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पर पराजित बीज सदैव संकर होते हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि जो पर पराजित बीज होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, संकर होते हैं, मतलब उसमें बीज में कई बीजें निकलती हैं। अगला पॉइंट क्या है, पर परागण पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागण अधिक संख्या में क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। कौन, पर परागण के पुष्प। ये आपके लाभ और हानि हो गए, किसके, पर परागण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले स्टेप पे। लेसन आपका 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका लेसन क्या है, 2। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है लेसन 2, क्या है, मानव जनन। चलिए देखते हैं मानव जनन क्या है, इसके बारे में। पहले आपको मैंने आपसे क्या कहा, लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्न सब कराएंगे। तो आपको क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो शुक्राणु जनन क्या है, इसको हम परिभाषित कर रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर यही होगा, नर युग्मक के निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है, मतलब शुक्राणु जनन कहलाती है जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या करा, वृषण की जनन जो उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। इस क्रिया, जो यह क्रिया होती है वह निम्न प्रकार से होती है। कहने का इसका यह मतलब है कि जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्र जनन बनाते हैं, किससे, नर युग्मक से। और जो वृषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। और इसकी क्रिया निम्न प्रकार से होती है, मतलब आपके निम्न प्रकार से होती है। पहला प्रकार देखते हैं क्या है, पहला प्रकार है गुणन प्रावस्था। क्या है, गुणन प्रावस्था। ये महामैराथन है 1 से 5 चैप्टर तक, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले थे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पूरे बना दिए हैं 1 से 5 तक। तो आपको चलिए चलते हैं शुक्राणु जनन को परिभाषित करने वाले जो उसकी निम्न क्रिया होती है। पहला क्या है, गुणन प्रावस्था। अब गुणन प्रावस्था क्या होता है इसको देखते हैं। क्या है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं। कौन, गुणन प्रावस्थाएं। कहने का इसका मतलब होता है जो प्रथम जनन होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, अगला पॉइंट क्या है, वृद्धि प्रावस्था। अब वृद्धि प्रावस्था क्या है, बढ़ता रहता है, मतलब इसका यही है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। यह अवस्था द्विगुणित सूत्री होती है। कौन, वृद्धि प्रावस्था। बेहतरीन से आप इसको देखिए एक बार, 101 से 2-3 बार आप देखिए इसको, अच्छे से आप रिवीजन करिए इसको। अगला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या है, परिपक्व शुक्राणु शुक्र जनन नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं तथा वहां से निकलकर लगभग 18 से 24 घंटे एपीडियाइडिम्स में रहते हैं। किसमें, एपीडीआई में रहते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये हो गया। अगला क्या है आपका, नेक्स्ट विस्तृत प्रश्न देखते हैं इसका। मैंने अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दोनों करा दिए उसमें। अब इसका विस्तृत लेसन 2 का विस्तृत क्वेश्चन देखते क्या है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। पहला क्या, वृषण। अब इसके वृषण है क्या इसके बारे में देखते हैं। वृषण किसे कहते हैं, नर में एक जोड़ी वृषण थैलीनुमा वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित रहता है। कौन, वृषण। जो वृषण कोश होता है वह शरीर के कहाँ स्थित रहता है, बाहर स्थित रहता है।
प्रत्येक वृषण 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा एवं अंडाकार संरचना है। क्या मतलब? 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और एवं कैसा होता है? अंडाकार संरचना है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्थल नली वाहिनी के रूप में खुलती है। नलिकाओं में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। क्या? वृषण में। इसके बाद कहने का इसका यह मतलब था, आपको पॉइंट पूछ सकता है, विकल्प में पूछ सकता है, वृषण की लंबाई कितनी, लंबा कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कैसा होता है? अंडाकार होता है। अगला क्या है? वृषण कोश। दूसरा पॉइंट क्या है? वृषण कोश। क्या है? वृषण कोश। चलिए देखते हैं। टांगों के बीच में लटका थैली नामक कोश जिसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं। किसमें? टांगों के बीच में लटका जो थैली नुमा कोश होता है उसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं, वृषण कोश कहलाता है। वृषण कोश की रोग युक्त त्वचा में पसीना ग्रंथियां एवं विशिष्ट गंध जो होता है, मतलब गंध मारते हैं, गंध जो होता है, उसके बाद ये विशिष्ट गंध होता है। अगला क्या है? शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं क्या है? यह 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो वृषण चालक से निकलती हैं तथा वृषण के पक्ष सतह पर एक लंबी नलिका एपिडीमिस में खुलती है। ये क्या है? शुक्रवाहिकाएं थी। क्या? 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं। यह 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो क्या कहती हैं? वृषण चालक से निकलती हैं और वृषण के पक्ष सतह पर एक लंबी नलिकाएं में एपिडियामिस में खुलती हैं। ये क्या थी? शुक्रवाहिकाएं। ठीक। नेक्स्ट आपका अगला चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। लेसन थर्ड है। मैंने आपको लेसन 1 और लेसन 2 करा दिए हैं। अब लेसन थर्ड क्या है? जनन स्वास्थ्य। अब देखते हैं इसको जनन स्वास्थ्य के बारे में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। किसमें? मनुष्य के यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण क्या है? पहला आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। इन्हें लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। यह लैंगिक संसर्ग जो संसर्ग से या प्रजनन मार्ग से संचारित होती है, ये निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। जैसे अब कौन कौन से निम्नलिखित प्रकार? जैसे मान लीजिए एड्स, HIV, ये क्या है? मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग हैं। एड्स क्या है? पहला पॉइंट है इसमें, एक विषाणु जनित रोग है जो HIV आदि नामक विषाणु से होता है। क्या? HIV, एड्स, ये किसका है? मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोग है। इसके बाद चलते हैं, क्या है, क्या कह रहा पॉइंट? इसके लक्षण भी होते हैं। अगर एड्स HIV है तो इसके लक्षण भी आप कैसे जानोगे एड्स ये इनको हुआ है? तो इसको देखते हैं। लक्षण इसका क्या है? जैसे निरंतर ज्वार, पेशियों में दर्द। जैसे पेशियों में दर्द मतलब मान लीजिए आपका कमर दर्द कर रहा है या घुटने दर्द कर रहे हैं। ठीक। रातों को पसीना आना तथा लसिका ग्रंथियों का चीर अस्थायी विवर्धन, लिंग अथवा योनि से रिसाव, जांघों में सूजन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। किसके? एड्स के। एड्स के प्रमुख लक्षण क्या है? पेशियों में दर्द, रातों को पसीना आना, लसिका ग्रंथियां, चीर अस्थायी विवर्धन। ठीक। अगला क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते थे जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। तो आंसर क्या होगा? विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या प्रतिदिन 60 लाख व्यक्ति प्रतिमाह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कहने का मतलब इसका है प्रतिदिन 60 लाख व्यक्ति प्रतिमाह लगभग 7 करोड़ दर से बढ़ रही है। इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कुछ कारण हैं। जनसंख्या विस्फोट में वृद्धि एवं उसके कुछ कारण हैं। क्या है कारण? किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं।
कौन कौन से कारण हैं उसको देखते हैं। पहला कारण क्या है? जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। दूसरा कारण क्या है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। तीसरा कारण क्या है? अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। ये क्या थे? इसके जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण थे। अगला क्वेश्चन क्या है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। किस पे? परिवार नियोजन पर टिप्पणी। आंसर क्या होगा? जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार से परिवारों में संतानों की उत्पत्ति की दर को नियंत्रित करके मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जा सकता है। क्या? परिवार नियोजन पर टिप्पणी किया जा सकता है। जैसे क्या? इस प्रकार परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब है उसको नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। जैसे क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए नसबंदी करके या बाधा विधियां करके। तो नसबंदी में क्या होता है? जो नसबंदी में क्रिया होती है, इस प्रक्रिया को मैं पुरुषों में वृषण कोश की ऊपरी भाग में शुक्रवाहिकाओं को काटकर उनके दोनों कटे सिरों को बांध देते हैं। स्त्रियों में इसे सेल्फिजेक्टमी या ट्यूबेक्टमी कहते हैं। ये आपका नसबंदी हो गया। अगला क्या है? बाधा विधियां। बाधा विधियां क्या है? यह विधियां शुक्राणुओं को गर्भाशय में पहुंचने से रोकते हैं। इन विधियों में योनिधानी, तनु, पट तथा ग्रीवा टोपी का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बाधा विधियां में। नेक्स्ट आपका क्या है? अगला लेसन 4। लेसन आपको मैंने थर्ड करा दिए। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। अब लेसन क्या है? नेक्स्ट 4। लेसन 4 पे चलते हैं, देखते हैं। लेसन 4 क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। अब देखते हैं, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने 1866 में खोजा था। यह रोग 21वें जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र की एक अधिक प्रति के कारण होता है। इस प्रकार इस रोग को ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 है। डाउन सिंड्रोम में जैसे पहला पॉइंट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। पहला पॉइंट क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, तो पहला पॉइंट नहीं, ये शॉर्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जीन की परिभाषा लिखिए, ये कहाँ पाई जाती हैं? चलिए देखते हैं। जीन या कारक जीन गुणसूत्र पर स्थित एक संरचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को क्या करती हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती हैं। क्या? जीन। जैसे कहने का मतलब है जिस प्रकार से अनुवांशिक गुण होता है उसी प्रकार से जीन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती रहती है? स्थानांतरित करती रहती है। जैसे क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न में? मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मेंडल को देखते हैं। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रूड शहर के छोटे से गांव सिल्किसिया में 22 जुलाई 1882 में हुआ था। इस सिद्धांतों तथा निष्कर्ष को सन 1866 में पादप संस्करण के प्रयोग में के नाम से प्रकाशित किया गया। इन्हें सिद्धांत एवं निष्कर्ष की खोज के आधार पर ही मंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। किसको? मंडल को। कहाँ इनका जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 22 जुलाई 1882 में। ठीक, ये क्या था? मंडल का टिप्पणी था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। जीन विनिमय का वर्णन करते हुए इसके प्रकार तथा महत्व पर टिप्पणी लिखिए। क्या है आंसर? देखते हैं। चलिए, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र के परस्पर जुड़े एवं अपवाहन अर्ध गुणसूत्रों के बीच के
आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। यह प्रथम पूर्व अवस्था की पैक्टीन उप अवस्था में 4 सूत्रीय अवस्था में होती है। जैसे क्या, कौन कौन सा देखते हैं। पहला क्या है, जीन विनिमय के प्रकार। जीन विनिमय के कितने प्रकार हैं, 3। पहला सरल जीन विनिमय, दूसरा दोहरा जीन विनिमय, तीसरा पूरक जीन विनिमय। तो अगला, अब पहला क्या देखते हैं, जीन विनिमय का महत्व। उसको लिखाएंगे नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। जीन विनिमय के महत्व देख लेते हैं। क्या है जीन विनिमय के महत्व? इस घटना का बहुत अधिक आनुवांशिक महत्व है जो निम्नलिखित है। पहला क्या है, यहाँ प्रमाण देते हैं या यह प्रमाण देते हैं कि, यहाँ रहेगा यह प्रमाण देते हैं कि एक गुणसूत्र पर जीन्स रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा क्या होगा प्रमाण, यह घटना की उपयोगिता ब्रीडिंग एवं नई विकसित किस्म में पाई जाती है। ये क्या थी, जीन। तीसरा पॉइंट क्या है, जीन विनिमय के कारण जीवों में नए गानों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या था, जीन विनिमय का महत्व। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, लेसन आपका आ गया 5। लेसन 5 मैंने आपसे क्या कहा, वीडियो 1 से 5 चैप्टर तक लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय इस वीडियो में कराएंगे। महामैराथन रहेगा, ज़्यादा नहीं, आज ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का आपका रहेगा और ये पूरा 1 से 5 चैप्टर तक पूरे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कंप्लीट हो जाएंगे। जो कि आपका पेपर है, पेपर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए देखते हैं लेसन 5 का वंशांगत और आणविक आधार। पहला क्या कह रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 गाफ के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आंसर क्या होगा, इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। किसके किसके, एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। और प्रत्येक जाति के लिए एडेनाइन, थाइमिन व ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात विशिष्ट होता है। क्या, 4 गाफ की। ठीक, ये आपका थी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है जीन तथा प्रोटीन में क्या संबंध है। जीन तथा प्रोटीन में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। जीन तथा प्रोटीन में क्या संबंध है। जीन डीएनए का एक भाग होता है, किसका, डीएनए का, जो आनुवांशिक लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता। कौन, आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता कौन, जीन, जिसके बोलते हैं डीएनए। डीएनए का आपको फुल फॉर्म पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला, जीन प्रोटीन संश्लेषणों के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, जीन। जीन क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषणों के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करते हैं। किसी भी प्रोटीन की संरचना, उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों की संख्या व अनुक्रम पर निर्भर करती है। कौन, जीन। अतः हम कह सकते हैं कि जीन व प्रोटीन में गहरा संबंध है। जीन अपने आप को प्रोटीन के रूप में प्रकट करते हैं। क्या था, ये जीन तथा प्रोटीन में क्या था, संबंध था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुरूपता का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। किसका, बहुरूपता। अब बहुरूपता होता क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन करते हैं। देखते हैं आंसर क्या है बहुरूपता का। बहुरूपता अनुवांशिक बहुरूपता अनुवांशिक पदार्थ में एक से अधिक रूप में मिलती है। कौन, बहुरूपता। बहुरूपता क्या है, अनुवांशिक बहुरूपता अनुवांशिक पदार्थ में एक से अधिक रूप में मिलती है। या 3 प्रकार की होती है, जैसे एलेलिक, SNP और RFLP। ठीक, ये क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। चलिए तीनों देखते हैं, ये हो गया। अगला चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। क्या है प्रोटीन संश्लेषण, इसको देखते हैं। शॉर्ट में बनाए नोट्स, बहुत बेहतर नोट्स है ये। आप इसको, इस वीडियो को पूरे 2 से 3 बार आप देखिएगा। चलिए देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण निर्माण के चरण कौन कौन से चरण हैं, सूत्रपात, दीर्घीकरण, समापन। क्या है, 3 है, सूत्रपात, दीर्घीकरण, समापन। तो सूत्रपात देखते हैं, इसको देखते हैं क्या है सूत्रपात। क्या है सूत्रपात,
प्रोटीन संश्लेषण का सूत्रपात कई सूत्रपात प्रोटीन की सहायता से होने वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करती है, जो अमीनो अम्लों के एक दूसरे से पेप्टाइड बैंड द्वारा जुड़े होते हैं। कौन? सूत्रपात। अगला क्या है? दीर्घीकरण। दीर्घीकरण क्या है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक और आरएनए जिस पर उपयुक्त अमीनो अम्ल लगा हो दूसरे प्रकूट के हाइड्रोजन से आबंध बना लेते हैं। कौन? दीर्घीकरण। परंतु जब इस पर प्रकूट का पूरक प्रतिकोट हो दूसरा एमिनो एसिड राइबोसोम में प्रवेश करते हैं। कौन? दीर्घीकरण। कहने का इसका मतलब यह था, सूत्रपात का कहने का मतलब था कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण होते हैं, वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और जो दीर्घीकरण होते हैं वह आरएनए पर एमिनो अम्ल तथा किस पे? प्रकूट का पूरक प्रतिकोट और एमिनो एसिड राइबोसोम में प्रवेश करते हैं। कौन? आरएनए। नेक्स्ट आपका क्या है? लास्ट है समापन। इसी का नाम ही समापन है। राणा के निरर्थक प्रकूटों के ए बिंदु पर आने से उनके कोई अमीनो अम्ल नहीं जुड़ता आता है। इस दशा में प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाता है? रुक जाता है। कहने का मतलब होता है अमीनो अम्ल नहीं जुड़ पाता है, इसलिए किसमें? इस दशा में प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाता है? रुक जाता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को बेल आइकन दबाइए कि नेक्स्ट आपका वीडियो जो आए वो आपके पास पहुंचे। मैंने आपको पूरा संपूर्ण जीव विज्ञान के 1 से 5 तक करा दिए। लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्न महामैराथन पार्ट 1 आ गया है। पार्ट 2 आपका कल हो जाएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।